ओके, सो लेट्स बिगिन रेडियो वेव प्रोपगेशन। तो रेडियो वेव प्रोपगेशन में देखिए, रेडियो वेव प्रोपगेशन को समझने के लिए इस फिगर को समझते हैं। दिस इज़ नोन एज ट्रांसमीटर एंड दिस वन इज़ नोन एज रिसीवर। ट्रांसमीटर इज़ कनेक्टेड विथ ट्रांसमिटिंग एंटीना and receiver is connected with receiving antenna. What is the function of antenna? Antenna produces radiation. Antenna क्या produce करता है? Radiation produce करता है, and that radiation is nothing but it's a electromagnetic wave. ये क्या है? ये एक तरीके का electromagnetic wave है। आप इस electromagnetic wave में देखें, एक तो E फील्ड है और एक H फील्ड है। यदि आप यहाँ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और ये इस डायरेक्शन पे वेव का क्या हो रहा है? प्रोपगेशन हो रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, मैंने ऐसा बना दिया। मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल था, मैंने मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल बना दिया। आपको हमेशा कौन सा रूल यूज़ करना है? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल यूज़ करना है। और यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा E क्रॉस H। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट करिए यूजिंग योर राइट हैंड। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? ऐसा, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट करिए, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और ऑलवेज रिमेंबर कि योर थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्या रखना है? ये चारों उंगलियां किसकी तरफ रखना? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड आपके पाम के क्या होना चाहिए? हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट कराइए, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। एंड दिस थ्योरम इज़ नोन एज पॉइंटिंग थ्योरम। चलिए थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? एम्पियर पर मीटर। तो वोल्ट इंटू एम्पियर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। वोल्ट इंटू एम्पियर क्या प्रोड्यूस करेगा? वाट। वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट इज रिलेटेड विथ पावर, मीटर स्क्वायर मीन्स एरिया। मतलब ये किसका ये क्या चीज़ गिवन है? पावर डेंसिटी गिवन है। मतलब ये एक्सप्रेशन किसको बताता है? पावर डेंसिटी को बताता है। दूसरी चीज़, खास बात, क्या मैं इसको ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। आप हमेशा दिमाग में ये रखिए कि रेडियो वेव प्रोपगेशन में या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन में ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या डिसाइड करते हैं? पोलराइजेशन डिसाइड करते हैं। तो ये आगे चल के हम देखेंगे। एंड दिस थ्योरम इज़ नोन एज पॉइंटिंग थ्योरम। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस पे प्रोपगेट कर रही है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस पे प्रोपगेट करती है तो ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करती है, एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करती है। तो देखिए कौन कौन से फिनोमेना हो सकते हैं। तो देखिए, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा किस कौन कौन से लॉस को ओबे करती है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्कैटरिंग भी हो सकता है, उसका डिफ्रैक्शन भी हो सकता है। तो इस तरीके के फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखने पड़ते हैं। तो कभी भी रेडियो वेव को प्रोपगेशन को आपको समझने के लिए फंडामेंटल पैरामीटर क्लियर होना चाहिए। तो व्हाट आर द फंडामेंटल पैरामीटर्स? फ्रीक्वेंसी, फेज, एम्पलीट्यूड, इंटरफेरेंस, फेज डिफरेंस, फेजर फॉर्म, टाइम हार्मोनिक फॉर्म, स्टैटिक एंड डायनामिक फील्ड। तो चलिए, ये जो चीज़ मैंने बताई इसका मैं एक पिक्टोरियल व्यू दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए कि ये एक ट्रांसमीटर है, ये एक ट्रांसमीटर है, ये एक रिसीवर है। ट्रांसमीटर का देखिए ये क्या है? एक्स वाई जेड, ये क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसी तरीके से रिसीवर की तरफ भी देखिए, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस ट्रांसमीटर के पास एक ट्रांसमिटिंग एंटीना लगा हुआ है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंटीना? एंटीना प्रोड्यूसेस रेडिएशन, और रेडिएशन मतलब रेडिएशन से रिलेटेड एक टर्म होता है
दैट इज़ नोन एज रेडिएशन पैटर्न। देखिए, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक वेव किसी भी पाथ से जा सकती है, यहाँ से भी 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 जा सकती है। तो देयर कैन बी n नंबर ऑफ पाथ। तो n नंबर ऑफ पाथ्स हो सकते हैं। तो जब वेव इन पाथ से ट्रेवल करती है तो इट मे बी स्कैटर्ड, इट मे बी डिफ्रैक्टेड, इट मे बी रिफ्लेक्टेड और इट मे गेट रिफ्रैक्शन। तो इस तरीके के फिनोमिना होते हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग हो सकता है। अच्छा, यहाँ से लेके कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा तो ये जो लेंथ होगी, ये पाथ का जो लेंथ होगा दैट इज़ नोन एज पाथ लेंथ। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो चलिए वन बाय वन हम पैरामीटर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ नोन एज is nothing but number of cycles per second is known as frequency। यानी कि एक सेकंड में कितने साइकिल हैं ये अपने को काउंट करना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं साइकिल क्या है। यहाँ से लेके 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री का रोटेशन क्या कहलाता है? एक साइकिल कहलाता है। और लेंथ ऑफ यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये एक साइकिल की लेंथ होगी और इसी को हम क्या बोलते हैं? वेव लेंथ बोलते हैं। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि लेंथ ऑफ वन साइकिल इज़ नोन एज वेव लेंथ। चलिए पहले अब फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने एक ग्राफ बनाया है। ये ग्राफ एम्पलीट्यूड और टाइम के बीच में प्लॉट किया है। इसे हम टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 1 सेकेंड मेंशन किया है। तो 1 सेकेंड में कितने साइकिल हैं? एक साइकिल, 2 साइकिल, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स एक सेकेंड में कितने हुए? 2 हुए। तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिग्नल? दैट इज़ 2 हर्ट्ज़। अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है दैट इज C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो कैन आई राइट लैम्डा इज इक्वल टू C ओवर फ्रीक्वेंसी। तो जब हम रेडियो वेव प्रोपगेशन पढ़ते हैं तो हमें 2 टर्म फ्रिक्वेंटली मिलते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब क्या है? वेवलेंथ ज़्यादा है मतलब फ्रिक्वेंसी क्या है? कम है। शॉर्टर वेवलेंथ कम है मतलब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो ये देखिए इन दोनों फिगर से मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो रही होगी। इसका वेवलेंथ ज़्यादा है, इसका वेवलेंथ कम है। तो इसे मैं क्या कहूँगा? लॉन्गर वेवलेंथ कहूँगा। इसे मैं क्या कहूँगा? शॉर्टर वेवलेंथ कहूँगा। तो नेक्स्ट टर्म इज फेज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रेडियो वेव प्रोपगेशन का, दैट इज़ फेज। क्या ये एक साइकिल है? बिल्कुल है। 0 से 360 डिग्री का रोटेशन क्या कहलाता है? एक साइकिल कहलाता है। और लेंथ ऑफ वन साइकिल इज नोन एज वेवलेंथ। तो पॉइंट ए पे एंगल कितना है? 0। पॉइंट बी पे एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। पॉइंट सी पे 180, पॉइंट डी पे 270 और पॉइंट ई पे 360 डिग्री। और यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया लेंथ ऑफ वन साइकिल इज नोन एज वेवलेंथ। अच्छा, एक वेवलेंथ में कितना डिग्री का रोटेशन हुआ? 2 पाई का। एक वेवलेंथ के लिए फॉर लैम्डा लेंथ कितने डिग्री का रोटेशन हुआ? 2 पाई। फॉर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा। तो एक्स लेंथ के लिए 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। तो ये 2 पाई बाई लैम्डा इसको 2 पाई बाई लैम्डा को क्या बोलते हैं? बीटा। और बीटा को हम क्या बोलते हैं? फेज शिफ्ट कांस्टेंट। तो अब देखिए कि ये 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स क्या प्रोड्यूस करता है? ये 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस फेज। एक्स क्या है? एक्स इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वेव है एंड इट्स फ्रिक्वेंसी इज 300 मेगा हर्ट्ज एंड आफ्टर 3 मीटर आपको ये बताना है कि फेज क्या होगा। तो यानी कि आफ्टर 3 मीटर कहने का मतलब क्या है कि ये वेव कितने मीटर चली? 1, 2, 3 मीटर चलने के बाद इसका फेज क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए
इस फेज की इक्वेशन में देखिए किसकी ज़रूरत होगी, लैम्डा की ज़रूरत होगी। यदि मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है तो c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा से मैं क्या लैम्डा कैलकुलेट कर सकता हूँ। c की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 300 मेगाहर्ट्ज़, मेगाहर्ट्ज़ मीन्स 10⁶, यानी 1 मीटर आ गया। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर। लैम्डा की वैल्यू यहाँ 1 मीटर रख दीजिए, x की वैल्यू 3 मीटर, यानी कितना फेज़ हो जाएगा 3 मीटर के बाद फेज़ कितना हो जाएगा इस वेव का 6 पाई हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये फेज़ समझ में आया होगा कि लैम्डा लेंथ के लिए कितने डिग्री का रोटेशन 2 पाई, तो यूनिट लेंथ के लिए 2 पाई बाई लैम्डा, तो x लेंथ के लिए 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स क्या प्रोड्यूस करता है, फेज प्रोड्यूस करता है। 2 पाई बाई लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ बीटा, यानी बीटा इंटू एक्स क्या प्रोड्यूस करेगा, फेज प्रोड्यूस करेगा। तो चलिए थोड़ा सा और समझते हैं व्हाट इज ये इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये समझते हैं। आप देखिए यहाँ पे देखिए एक मैंने साइन वेव बना के रखा है ए। तो आप देखिए ये साइन वेव कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। तो मैंने इसका इक्वेशन क्या रखा हुआ है, ए साइन ओमेगा टी। अच्छा, साथ साथ ये देखिए क्या ये एक साइकिल है, बिल्कुल है। इसका एक साइकिल का लेंथ क्या होता है, वेवलेंथ कहलाता है। अच्छा, दूसरे फिगर पे देखिए मैंने वेव को कहाँ से स्टार्ट किया, 30 डिग्री से स्टार्ट किया। तो ये देखिए एक साइकिल मैंने बना दी, 30 डिग्री से स्टार्ट किया। तो इसका इक्वेशन कैसे लिख रहा हूँ, ए साइन ओमेगा टी माइनस 30। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा कैसे चेक करते हैं ये मैं बताता हूँ। देखिए ये ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिखा है, ये आर्ग्यूमेंट, ये ब्रैकेट क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के अंदर कुछ भी लिखा हो उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या मिला, प्लस 30 डिग्री। और ये एक्सिस किसकी है, ओमेगा टी की। ओमेगा टी की वैल्यू कैसे मिली, पॉजिटिव 30 मिली। तो पॉजिटिव 30 इस तरफ होगा, तो आपको वेव यहाँ से बनानी है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इक्वेशन लिखता ए साइन ओमेगा टी प्लस 30, तो आर्ग्यूमेंट के अंदर जो भी कुछ लिखा है उसको 0 से इक्वेट करिए। ओमेगा टी इज इक्वल टू -30, तो -30 किस तरफ होगा, इस तरफ। तो वेव यहाँ से बनाइए। अच्छा, तो ये देखिए इस वेव का देखिए, इस वेव का इक्वेशन कैसे लिखें। ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, दोनों में ये डिफरेंस है कि ये 0 के बाद पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये 0 के बाद नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अच्छा, क्या इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता, मैंने एक साइकिल बनाई मल्टीप्लाई बाई -1। देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड कैसा, पॉजिटिव। पॉजिटिव एम्पलीट्यूड माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस। नेगेटिव एम्पलीट्यूड नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कुछ नहीं, ये दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन। इसका इक्वेशन क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई -1। क्या इसको मैं माइनस ए साइन ओमेगा टी लिख सकता हूँ। क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए साइन ओमेगा टी प्लस 180। तो ये इसका इक्वेशन कैसा लिखना है, ऐसा लिखना है। तो इस लेक्चर में इतना ही। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द नेक्स्ट बेसिक टर्मिनोलॉजीज related with radio wave propagation. If you like this lecture, then please like, subscribe and share it. Thank you very much, and please watch my next lecture. Thank you.